उसके बाद भी फिर उस दिन फिर मेरे पास फोन आया। अच्छा। कि बताइए, आपकी सीट तो समाजवादी पार्टी को दे दी गई, अभी आपके पास अवसर है, आप आइए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में, आप पार्टी में शामिल होइए, आपको सर्वे के आधार पे आपका ही टिकट होगा और आप ही चुनाव जीत सकते हैं वहाँ पर। हृदय है हम सबका। दूसरे उल्टे इसका अगर रिवर्स करके देखें कि जब तक हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी तब तक लोकतंत्र रहेगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पैसा बंद, पानी में पैसा आ रहा है, आप समझ रहे होंगे किधर मैं जाना चाह रहा हूँ। आप जो बताना और डिफेंडर आ रही है और गाड़ियों का सैलाब चल रहा है, लश्कर चल रहा है पूरा। आपको ये जो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति में ये एक विवाद का विषय है। विषय संविधान से सर्वोपरि इस धरती पे कुछ नहीं है। बहन जी के लिए देखिए, जहाँ तक मैं तो इस योग्य नहीं हूँ कि मैं भी उनको कोई एडवाइस दे पाऊँ। डिफेंडर और गाड़ियाँ तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। मेरी पूरी टीम के पास आज पूरे कानपुर में, मैं गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं एक आह्वान करता हूँ तो भीड़ के साथ में, गाड़ियों के साथ में हमारे नौजवान साथी हर जाति वर्ग के लोग हर क्षेत्र से उपस्थित हो जाते हैं। ये तो वो सब गाड़ियाँ मेरी, जो मुसलमान भारत को अपना देश मानेंगे। आप मानते हैं अभी चीज की? देखिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान जीत गया, आप पटाखे छुड़ाने लगे, अनायास से कहीं ना कहीं से आवाज सुनाई पड़ जाती है। देखिए, आप होता क्या है, समाज में 10-5% ऐसे गंदे लोग होते हैं जिनको आप कहना हिंदू चाह रहे हैं, वो सब सनातनी। जब तक इस देश में सनातनी रहेगा तब तक इस देश में लोकतंत्र स्थापित रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। राजनीति में उत्तर प्रदेश इस समय बिल्कुल चकाचौंध है। क्यों? क्योंकि भाजपा को उनका प्रदेश अध्यक्ष मिला है, तो हर तरफ चर्चाएं उत्तर प्रदेश की हैं। जब चर्चा उत्तर प्रदेश की होगी तो चर्चा फिर गंगा की भी होगी, और जब चर्चा गंगा की होती है तो बिठूर भी चर्चा में जरूर आएगा। बिठूर जहां से गंगा अविरल होकर निकलती हैं, अपनी सीमाओं को पार करती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो बिठूर फेमस है प्रभु राम के लिए, बिठूर फेमस है अध्यात्म के लिए, बिठूर फेमस है अपने उस पावन नगरी के लिए जहां पर सीता मां ने भी अपने चरण रखे। लेकिन बिठूर एक चीज के लिए और भी फेमस है। जिस तरीके से गंगा की कोई भी सीमा नहीं है, उसी तरीके से हमारे कानपुर में भी एक शख्सियत है जिनको आप अगर अपनी बाउंड्री में बांधने की कोशिश करेंगे तो बंधेंगे नहीं। हालांकि वो एक बाउंड्री में है, नाम के हैं, लेकिन जो चर्चा, प्रेम और उनका जो ऑरा है ना, वो पूरे कानपुर में और कानपुर के बाहर भी एकदम दबदबे के साथ देखने को मिलता है। ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, ज्यादा इंट्रोडक्शन देते नहीं है, क्योंकि आप भी काफी लोग समझ चुके होंगे वो व्यक्तित्व कौन है, और उनसे मिलने के लिए आप भी बेकाबू हो रहे होंगे। मैंने कहा ना, मैं बिठूर में हूं, बिठूर की चर्चा हो रही है, और चर्चा हो रही है तो चर्चा सांगा जी के बिना कैसे अधूरी रह सकती है। हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान हैं बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप बहुत, मैंने इतने लोगों को देखा है, सभी के पास समय का अभाव रहता है, लेकिन आपके पास समय ही नहीं रहता है। अभाव की तो आप बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इतने लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं आप कि आप अपनी बाउंड्रियों से बाहर भी जाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें थोड़ा समय दिया। धन्यवाद। कैसे हैं पहले तो ये देखा जाए? सब बढ़िया है। और जहां तक अभी आपने समय की बात की, मैं इसमें एक छोटी सी बात कहूंगा। समय जब निकाला जाता है तो जरूर निकल आता है। 24 घंटे में कैसे मैनेज करते हैं समय, तो ये भी तो सोचना हाँ, है। विधानसभा बड़ी है, 110 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। कानपुर जनपद अगल बगल के भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनकी भी अपेक्षाएं रहती हैं, उनके सुख दुख में भी जाना पड़ता है, लखनऊ भी जाना पड़ता है, दिल्ली भी जाना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक मैं कहूँगा सहयोगियों का एक बहुत अच्छा संगठन है जो मेरा हर तरीके से सहयोग करता है, और मैं कहीं हद तक सफल हो पाता हूँ, अपने लोगों के सुख दुख में पहुंच पाता है। ये आपको बहुत ही जनप्रिय बनाता है, लोकप्रिय बनाता है। आज दूसरी मुलाकात है मेरी आपसे, दूसरा इंटरव्यू है हमारे कबीर न्यूज़ पे। थोड़ी चर्चा लंबी भी होगी, और आपके जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं का हम उजागर भी करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कटु भी हो सकता है बीच में। और ये इंटरव्यू का हमारे हिस्सा है, पत्रकारिता का हिस्सा है, ये लोकतंत्र है, और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो आपका अधिकार है। शुक्रिया सर। शुरुआत करते हैं 2005 से। जी।
छात्र राजनीति सभी करके आते हैं। जी। 2005 मेरे ख्याल से आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था जी जहां से आप राजनीति में आज कदम जी रखते हैं। जी 2012 आता है, फिर 17 का पड़ाव आता है, फिर 22 का पड़ाव आता है। 22 के पड़ाव में हम लोगों ने देखा कि कई लोगों के दिल टूटे जी। कि जब आप जीतते हैं और मंत्री पद नहीं मिलता है। तो उस पर भी हम लोग चर्चा आगे करते रहेंगे। 2005 की हम चर्चा करते हैं। आप राजनीतिक घराने से आते हैं, माताजी आपकी ब्लॉक प्रमुख रही, समाजवादी पार्टी से रही, रुझान आपका उधर भी रहा, अध्यक्ष नगर पंचायत रही और चाचा मेरे ब्लॉक प्रमुख रहे अच्छा, और वो समाजवादी पार्टी में तो रहे। खबरों के अनुसार कुछ गलत हाँ, होगा, नहीं हो कुछ सकता नहीं, है। वो अब ठीक है, हाँ, पर काफी पुरानी राजनीतिक बात परिवार है। रहा। हाँ, लेकिन राजनीतिक परिवार रहा। आपका रुझान उसी परिवार को देखते हुए आया इधर साइड राजनीति के लिए, या आपके अंदर भी कुछ ऐसा था कि कुछ नया राजनीति में लाया जाए, नया आयाम स्थापित किया जाए, गढ़ा जाए कुछ? मेरा मानना है आपके व्यक्तित्व का निर्माण परिस्थितियां करती हैं। ओके। सोचते हम लोग बहुत कुछ है। मैं तो एयरफोर्स में जाना चाहता था। अच्छा, मैंने तो एनडीए का भी एग्जाम दिया था। बहुत बढ़िया। मैं तो बीसीए भी कर रहा था। लेकिन मेरे बड़े भैया थे, वो माताजी के चुनाव में सन 2000 में जब वो पहला चुनाव लड़ी तब वो सहयोग कर रहे थे। मैं तो फर्स्ट ईयर इंटर का छात्र था। तो लेकिन वो ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती गई कि 2005 में जिस दौर में मैं एसडी कॉलेज में छात्र राजनीति कर रहा था, मेरी तो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की इच्छा थी। बंद हो गया था उस समय। हाँ, मैं भी उसी एसडी कॉलेज समय का छात्र था उस समय। जी। और ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि छात्र संघ चुनाव विभिन्न वजहों की वजह से बंद हुए और इधर पंचायत चुनाव आ गए। और मेरी जो जहां मैं मतदाता हूँ, यहाँ ये सीट जिला पंचायत की सामान्य हो गई। नौजवान साथियों ने बड़ा सबने मुझे प्रोत्साहित किया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। जहां आज उत्तर प्रदेश में जातिवाद एक सच्चाई है, उस दौर में बिठूर कल्याणपुर जिला पंचायत क्षेत्र जो कहा जाता है कल्याणपुर, इस जिला पंचायत क्षेत्र में हमारे जाति के नाम पर वोट नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये अपने आप में ईश्वर की कृपा है। समाज के हर वर्ग ने अगड़े पिछड़े दलित हिंदू मुसलमान सब ने मेरा सहयोग किया और वो चुनाव में बहुत बड़े मार्जिन से बहुत बड़ी लीड के साथ चुनाव जीता। और मेरी शुरुआत हुई 22 साल के थे शायद आप? जी, 83 का जन्म है तो 22 साल के थे। 4 अगस्त 1983। 2 अगस्त। हाँ, जैसे ही मैं 21 पूरा हुआ उसके बाद पंचायत चुनाव आ गया और सीट भी सामान्य हो गई। तो लड़ने ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर ने मुझे मौका दिया। जब मैं इंटरव्यू के लिए सोचा था करने के लिए, आज सुबह कई लोगों से बात की तो एक लोगों का फोन आया, बोले भैया इंटरव्यू करने जा रहे हो? मैंने कहा जा रहा हूँ। तो बोले एक चीज जरूर पूछेगा, उस बात में कितनी सच्चाई है। सच्चाई 2005 का जब आप चुनाव लड़ते हैं, काउंटिंग होती है, तो स्मार्ट तो आप अभी भी हैं ऊपर वाले की कृपा से। हमेशा आप रहेंगे ऐसे क्योंकि आप फिटनेस के लिए जाते हैं, हमेशा स्पोर्ट्समैन की तरह अपने आप को अपडेट करते हैं। वाकई क्या आपके भी लेटर निकले थे क्या वहां? हल्का प्रश्न है पत्रकारिता को लेकर, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि लोगों को, जो दर्शक है ना हमारे, वो कह रहे थे कि पूछिएगा जरूर कि उस युवा चेहरे पे। एक दौर 2005 में जब चुनाव लड़ा, मतदान होता था, मतपेटियों में लेटर निकलते थे वहां वो से। जब मतगणना हो रही थी तो हो सकता है किसी ने मजाक में डालना हो या किसी ने हंसी मजाक में, हमारे साथी भी ऐसा काम कर सकता है। अच्छा। तो 2-4 इस तरह के चिट निकली थी, पर्चियां निकली थी। तो खैर वो लोग गिनती करा रहे थे, जो लोग आपको दिए भी थे आके? सुनने में आया है वो जो निर्वाचन के लोग थे उन लोगों ने मुझे आकर के दिए थे। तो ये तो मैं तो कहूंगा प्रेम है, सबका प्रेम है और सहयोग है। और देखिए, हम किसी को भी पसंद कर सकते हैं। बिल्कुल, वो अलग है। हाँ, वो अलग है। तो लेकिन करने वाले लोग हैं। उस चिट्ठी ने जिला पंचायत में युवाओं की भरमार ला दी। आपने इंस्पायर्ड किया उनको कि उनके साथ ही हो सकता है तो शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। इस तरह की चीजें थी जिला पंचायत में। 2012 आप लड़ते हैं चुनाव कांग्रेस से। बहुत कम मार्जिन था उसमें, 10,000 वोट से आप हारते हैं, ज्यादा मार्जिन नहीं था उसमें। 17 ठीक ठाक 1,11,000 के आसपास आपको वोट मिलता है शायद। नहीं, तो 1,04,000 में 2012 में आपको 12 की बात कर रहे हैं। 12 में आपको 50 प्लस 53,000 के आसपास 53 मिला था। 2017 में आपको 1,17,000 17 1,17,000 के आसपास उसमें था। नहीं, 1,13,000 सॉरी। और इस बार में था हमारा वोट 1,07,000 के आसपास। इस बार 1,07,000 बिल्कुल सही।
कांग्रेस से लड़ते हैं आप। जी। दौर चल रहा था बसपा का, सपा का। उस समय भाजपा भी अपने उसमें थी, लेकिन ये इस तरीके का ऑरा नहीं था भाजपा का। तब आपने कांग्रेस ही क्यों चुनी? क्या नेता बनने के लिए चुनी क्योंकि सपा और बसपा में स्पेस नहीं था, या आपको कोई विचारधारा ऐसे लग रही थी कि नहीं कांग्रेस को चुना जाए तो हम उसमें कुछ कर सकते? तो आपने अच्छा किया। टू बी फ्रैंक, मैं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में हमेशा, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, चौथे पायदान की पार्टी रही है। बिल्कुल। उस दौर में नौजवान होने के नाते, क्योंकि चुनाव लड़ने की इच्छा थी, बिठूर विधानसभा का निर्माण हुआ था, क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, तो अपने आप को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे कांग्रेस पार्टी में ये मुझे उम्मीद लगी कि इस पार्टी में मैं टिकट पाने में सफल हो सकता हूँ, चुनाव लड़ने में सफल हो सकता हूँ। बाकी मुझे जमीन पर काम करना है। ये भी मुझे पता था कि जमीन पर उस बिठूर विधानसभा में कांग्रेस का वोट नहीं है। कभी 2800 मिलते रहे, कभी 3500 मिलते रहे। आपके बाद उन लोगों को देखा तो हम लोगों ने जी जी जी। तो ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अपने आप को स्थापित करने के लिए कांग्रेस पार्टी में मैंने काम किया। कांग्रेस पार्टी ने भी मुझे मौका दिया। कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस पार्टी ने मुझे उस दौर में पूरी, कांग्रेस में संगठन के नाम पर कुछ था नहीं। जो मैं चाहता था वो करता था, फील्ड में मेहनत करता था। 4 जिला पंचायत सदस्य भी मैंने कांग्रेस एक पार्टी चाहिए थी आपको अपने आप को स्थापित करने के लिए, कह सकते हैं मौका चाहिए था। मौका चाहिए था, ईमानदारी से कहें तो मौका चाहिए था। सपा बसपा में कभी ट्राई नहीं किया या इनकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं आया? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये राज्य स्तर की पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी से मेरा मतभेद हुआ था, लगातार अब उसके खिलाफ ही थे। जी। 2008 में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था, मेरे चाचा स्वर्गीय स्वर्ण कुमार सिंह जी की हत्या हो गई थी। मैं वादी था, मैं पूरी पैरवी करता था। मैं पूरे उस दौर में एक बहुत बड़ी दुश्मनी को फेस कर रहा था। एक तरफ राजनीतिक के अस्तित्व को भी बचाना मेरे सामने चुनौती थी, एक तरफ अपने अस्तित्व और परिवार को भी बचाना मेरे सामने चुनौती थी, और हम अपने शुभचिंतकों और समर्थकों को भी बचाना मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती थी उस दौर में। ईश्वर ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे राजनीतिक रूप से अपने आप को प्रूव करने की आज आवश्यकता है। तो कांग्रेस पार्टी में मैंने काम शुरू किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं कमियां देखिए सब में है, कांग्रेस में भी है। तो लेकिन उस दौर में मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस मुझे अवसर देगी। कांग्रेस अवसर देगी तो आपने उसको भुनाने की पूरी कोशिश। अच्छा फाइट था मेरे ख्याल से। जी जी। और 10-12-11 का मार्जिन था, मेरे 9,000 63 61 के आसपास। नहीं, मुझे 53 था नंबर पे थे। और 60,000 कुछ उनको था, मुनीर शुक्ला को, और 59,000 कुछ आरपी कुशवाहा को। ये डेटा था वहां का। कांग्रेस आपने छोड़ी, जिलाध्यक्ष थे, जबकि जिलाध्यक्ष थे, फिर आपने छोड़ी। आपको कई इंटरव्यू मैंने कहते सुना है कि भाजपा और कई नेताओं का आप ज्वाइन किए जाके वहां पर उन्होंने उनका बहुत मैं आपको बताऊं, मैंने राजनीति में आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया, या सामाजिक जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कांग्रेस से धोखा मिला क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी से वैचारिक रूप से धोखा मिला। वैचारिक रूप से? बिल्कुल। आप एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उसके पास कोई विचार ही नहीं है, कांग्रेस का कोई विचार। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति का सुबह कुछ विचार होगा, शाम को कुछ विचार होगा, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, विचारलेस कहेंगे उसको, आइडियोलॉजी लेस कहेंगे ना। आप याद होगा, कांग्रेस का एक नारा होता था, 27 साल यूपी बिहार। हाँ, 1990 के बाद सरकार नहीं आई थी, उसके अकॉर्डिंग चलता था। और 27 साल यूपी बिहार, बिल्कुल खाट सभाएं होती थी। राहुल जी अखिलेश को बेनकाब करते थे, बिल्कुल उनके अपराध के लिए आंदोलन होते थे। हम लोग कमिश्नरी का घेराव करते थे, तहसील का घेराव करते थे। अनेकों कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के खिलाफ हम लोग करते थे। अनेकों मुकदमे हम लोगों के ऊपर लगते थे। लेकिन जब चुनाव का समय आया, पता नहीं उस समय प्रशांत किशोर इनके कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर थे, वो पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे। एक रात में पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकी और सुबह ये मैसेज आ गया, अखबारों में आ गया, न्यूज में आ गया कि यूपी को ये साथ पसंद है। 2 लड़के, यूपी के 2 लड़के, वो 2 नौजवान एक साथ अपने आप को हो गए, और हम नौजवानों के भविष्य से के साथ उन्होंने खिलवाड़ कर दिया। बिठूर विधानसभा, जहां पर मैंने हर बूथ पर संघर्ष किया,
थानों का घेराव किया, तहसीलों का घेराव किया। कानपुर में मैंने समाजवादी पार्टी की सरकार की चूल्हे हिला दी उस दौर में, और मुझे सुबह पता चला कि उसी समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। उसके बावजूद भी आप आहत हुए इस बात से? मैं आहत हुआ। मुझे जब भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव आया, अप्रोच किसने की थी, हम लोग समझना देखिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने जब मुझसे संपर्क 6 महीने पहले भी किया था, लेकिन 6 महीने पहले मैंने उनको ये जवाब दिया कि मैं जिस पार्टी में हूँ, मुझे उस पार्टी ने खूब सम्मान दिया है, मुझे टिकट दिया है, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, भविष्य में मुझे ही टिकट देने जा रही है। और मैं कहीं ना कहीं देखिए जिसके साथ सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ चुका हूँ, मैं उसको नहीं त्याग सकता। कहीं ना कहीं इतने दिन दिए होते तो सेंटिमेंट तो ऐड होते। तो उसके बाद भी फिर उस दिन फिर मेरे पास फोन आया, अच्छा, कि बताइए आपकी सीट तो समाजवादी पार्टी को दे दी गई, अभी आपके पास अवसर है, आप आइए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में, आप पार्टी में शामिल होइए, आपको सर्वे के आधार पे आपका ही टिकट होगा और आप ही चुनाव जीत सकते हैं वहां। ठीक है। मैं दिल्ली जाने के रास्ते में मैंने कम से कम 100 बार संपर्क करने की कोशिश की होगी कांग्रेस पार्टी के उच्च नेताओं से। अच्छा, लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंफ्यूज पार्टी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। इसने अपने जो एसेट्स थे, मैं नहीं, मेरे जैसे 50 ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की और आज वो भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल से विधायक हैं। बिल्कुल। वो जो उनकी पूंजी थी उसको रोक नहीं पाए और वो सीटें उन्होंने समाजवादी पार्टी को दे दी। तो हमारे जैसे नौजवानों को मैं तो बधाई हर बार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व को, जिन्होंने मुझको पहचाना एक अदने से कार्यकर्ता को, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से समाज की सेवा कर पा रहा हूँ और इस सरकार का हिस्सा हूँ। विधायक जी, लेकिन एकदम से स्विच होना, कांग्रेस को कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। मेरे ख्याल से आपकी जो फैन फॉलोइंग है किसी धर्म तक सीमित? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा काम भी नहीं करता हूँ। आप नहीं करते हैं, और आपकी जो जमीनी रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कि आप सूट नहीं होते उस तरीके से बीजेपी में। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष, वो पूरी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, सनातन को मानने वाली पार्टी है इसमें। और मेरे ख्याल से आपने आरएसएस की शाखाएं जरूर करी होगी, लेकिन आरएसएस ज्वाइन नहीं करा। नहीं, ऐसा है। मैं बताऊं, मैं आपको कि जिसने भी आपको या आपकी ये सोच होगी कि भारतीय जनता पार्टी सनातन को केवल मानने वाली पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की एक भी योजना, एक भी नीति हमें आप बता दीजिए इन 8 सालों में, 2014 से लेकर के और आज 2011 सालों में, और इधर 17 से लेकर 25 तक 8 सालों में, जिस योजना और नीति में कहीं कोई बंटवारा आपको दिख रहा हो? नहीं, इसमें तो कोई नहीं होता, बिल्कुल कहीं भेदभाव आपको दिख रहा हो? असली देखिए, एक बात समझिए, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है। आप बताइए, मनमोहन सिंह जी का खुद बयान था कि इस धरती पर तो जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी इस धरती की उपज है, इस धरती की जो भी एसेट्स हैं, उस पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। था बयान, था कि नहीं था? ये क्या बयान है? ये बयान ये होना चाहिए कि हर भारतीय का है अधिकार, सभी का है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है। आज मेरे बिठूर में आवास आए, प्रधानमंत्री आवास आए, आप जाइए किसी मुस्लिम के घर जाइए, उसको भी आवास मिला है, हिंदू को भी मिला है, अगड़े को भी मिला है, पिछड़े को भी मिला है, दलित को भी मिला है, जो पात्र है उसको आवास मिला है। बिल्कुल, कोई भी योजना है उसका लाभ हमने देने की कोशिश की है। ये तो देखिए, राजनीति ना हो, इनको वोट बैंक का लालच ना हो, उस वर्ग को तो केवल डर दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी तो मुसलमानों को इस देश से पृथक कर दिया जाएगा, उनको मतदाता का उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, मतदान का अधिकार छीन लिया जाएगा, उनके अन्य अधिकार छीन लिए जाएंगे। कहाँ ऐसा हो रहा है? अभी हम जिनसे बात कर रहे हैं, अभी 2017 के पहले वाले अभिजीत सिंह सांगा जी हैं, या 2017 के बाद वाले? कहने का मेरा मतलब ये है कि वही धर्मनिरपेक्ष सांगा जी से मेरी बात हो रही है, या वो कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले सांगा जी से मेरी बात? देखिए, मैं एक बात कहूं, अभिजीत सिंह से बड़ी जाति हो सकती है,
सांगा से बड़ी जाति हो सकती है, जात से बड़ा धर्म हो सकता है, लेकिन धर्म से बड़ा देश होता है। और मुझे गर्व है, मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ, हिंदुस्तान का वासी हूँ। भारत से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। लेकिन फिर ये प्रश्न इसलिए आया कि आपने, आपके 2 बयान चर्चित में रहे। एक वो युधिष्ठिर वाला कि 5 गांव मांगे थे, अब फिर पूरा बर्बाद कर दिया, और दूसरा ये कि अब हम मंदिर, सारे मंदिर ले लेंगे, हमने 3 मांगे थे तो हम सब ले लेंगे जी। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप उसका भाव देखिए। आप एक मिनट और, एक और आपने एक बयान और आपका बिठूर पे आप ताजिया वाली बात, बयान भी आप ही का है, आपको अच्छे से याद होगा क्या है कि ताजिया नहीं लगने देंगे या जो भी होता है वो नहीं करने देंगे। तो तब मुझे लगता है कि सांगा जी बात तो कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की, फिर कहीं पार्टी के बहाव में बह रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दिल से तो उस तरह नहीं है, लेकिन क्या पार्टी के बहाव में बह रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आप, इसी बहाने में क्लैरिफाई कर पाऊंगा। क्योंकि होता क्या है, देखिए कोई भी न्यूज अपडेट होती है, आप तो उसकी शुरुआत की 4 लाइन्स पढ़ते हो। हाँ। या हो सकता है उसकी ब्रीफिंग भी पढ़ लो, पता चला उतना ही छपा, लेकिन अब जैसे क्या बिठूर में ताजिया नहीं निकलेगा, ये बयान बिठूर का है ही नहीं। बिठूर में हमेशा ताजिया निकलता है, ये बयान रमईपुर का है। अच्छा, रमईपुर में मतलब एक रौतारा जगह है। रमईपुर रौतारा एक ऐसा गांव है जहाँ एक भी मुस्लिम आबादी नहीं है। रमईपुर गांव है जहां पर मुस्लिम आबादी है, वहां से ताजिया उठता है और रौतारा आता है, और रौतारा में आकर के अंबेडकर सेवा समिति जी के नाम से वहां पर एक लगभग 10 बिस्वे का एक टुकड़ा है, जहां पर आकर के उसको दफन किया जाता है। अच्छा। तो हमारे दलित भाइयों ने इस पे, वहां पे विवाद शुरू हुआ। जब विवाद शुरू हुआ तो मैंने ये कहा, जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाएगा, इसमें समझौता या आपस में कोई निर्णय नहीं कर लिया जाएगा, तब तक वहां पर ताजिया नहीं दफन होने देंगे। यही तो करना चाहिए भाई। जब तक किसी विवाद का की हम समाप्ति नहीं कर सकते, तो आप कैसे किसी की जमीन पर ताजिया दफन करेंगे? जनप्रतिनिधि ना आप कब्रिस्तान की जगह पर कोई ऐसा काम करें जिससे वहां पे उनकी भावनाएं आहत हो, ना हमारे दलित भाइयों की भावनाएं वहां पर आहत हो, जहां पर अंबेडकर जी का नाम से वो जमीन अलॉट है। तो मैंने वहां पर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगवाई। अरे वाह। दूसरा, कुछ हिंदू भाइयों को बैठाला, कुछ मुस्लिम भाइयों को बैठाला, दोनों में समझौता कराया। अब वहीं ताजिया दफन हो रहा है बगल में, उस जगह नहीं लेकिन दूसरी जगह पे। क्यों? वो अम्बेडकर सेवा समिति की जमीन है, जगह आज भी वो अम्बेडकर सेवा समिति में ही दफन हो रहा है, लेकिन समझौता हुआ। तो समझौता मेरा काम है, मैं विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा क्या धर्म है कि मैं दोनों की बात सुनूं, दोनों का समझौता कराऊं। बिल्कुल, आपस में कहीं वैमनस्यता ना हो, वो काम मैंने कराया। अच्छा, ये बात आपको नहीं पता चल पाई? नहीं, एक्चुअली जो खबरें चलती हैं ना, वो कहते हैं कि बिठूर में आपने बयान दिया। अब बिठूर विधानसभा लिखा होता है, आप बिठूर विधानसभा को आप समझ सकते हैं क्योंकि आप कानपुर के। जी जी। बिठूर विधानसभा एक 100 किलोमीटर लंबा क्षेत्र। ये कहीं बाहर का कोई व्यक्ति होगा तो कहेगा, आप वो तो सोचेगा कि मैं नहीं होने दे रहा हूँ। तो ये क्लियरिफिकेशन आज मिला आज आपको। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछ लिया, मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला अपने आप को क्लियर करने का। जी जी। बीजेपी की भी बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम आपकी पार्टी को भी लेके ही चलेंगे थोड़ा बहुत, कि क्या ऐसी वजह है कि मुस्लिम को बात तो करती है, मुस्लिम योजनाओं में बात करती है, सारी चीजें बात करती है, इसके बाद मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देती? देखिए, कुछ तो ऐसी वजह है जो आप लोगों के साथ डिस्कस होती है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं साफ बात करना पसंद करता हूँ, दोनों हाथ से ताली बजती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मुख्तार अब्बास नकवी को इस पार्टी ने मौका नहीं दिया, शाहनवाज हुसैन जी को मौका नहीं दिया, सिकंदर बख्त जी को मौका नहीं दिया। आज दानिश आजाद अंसारी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, इससे पहले नकवी साहब मंत्री थे। तो देखिए, अवसर दिया जाता है, मौके दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं विनेबिलिटी एक फैक्टर होता है। हम लोग जब सरकार बना पाएंगे तभी अपनी योजनाएं और नीतियां जनता के बीच में ला पाएंगे। हमारी योजनाओं और नीतियों में कहीं भी भेदभाव, अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई वर्ग नहीं बता सकता है। हर योजना नीति समाज के हर वर्ग के लिए है, इस बात में कोई लेकिन चुनाव जीतने के लिए कहीं ना कहीं संभावनाओं को देखना पड़ता है। आप बताइए, आज अगर कहीं पर आप दिल में हाथ रख करके बताइए, भारतीय जनता पार्टी किसी बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम को हम अगर टिकट दे रहे हैं तो नहीं जीत पा रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पे अगर दे देते हैं, नहीं वो कहने की। देखिए, हम लोग चुनाव के समय
हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। अच्छा, चुनाव समय जीत के लिए ही जाते हैं, क्योंकि 24/7 राजनीति करने वाली भाजपा पार्टी। चुनाव के समय हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम लोग को चुनाव जीतने हैं। चुनाव जब जीतेंगे तब हम इस देश में कहीं ना कहीं जिन योजनाओं और नीतियों के साथ में हम काम करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। उसके बाद हम एमएलसी बना देते हैं उन्हीं मुस्लिम भाइयों को, एमएलसी बनते हैं, उन्हीं मुस्लिम भाइयों को हम राज्यसभा राज्यसभा मिलते हैं। सदस्य बना देते हैं। हम जान रहे हैं कि अभी वो दौर आने में समय लगेगा। देखिए, कहीं ना कहीं उस वर्ग में आज शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, उस वर्ग में आज शिक्षा की आवश्यकता है। उस वर्ग में कहीं ना कहीं जो भ्रम है हमारे देश के, जैसे AIMIM के आपके ओवैसी साहब हैं, मुझे उनके कुछ बयान बहुत अच्छे लगे। उनके साथ भी है कि वो हैदराबाद में रहते हैं तो बयान अलग रहते हैं, उसके बाहर लेकिन अलग रहते उन्होंने अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उन्होंने जो बयान पाकिस्तान के खिलाफ दिए, निश्चित रूप से उनका वो सम्मानजनक बयान है। डेलीगेट्स ने ऐसा ही जिस दिन हमारे देश के मुसलमान भारत को भारत मानेंगे, जो मुसलमान भारत को अपना देश मानेंगे। आप मानते हैं अभी चीज की? देखिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान जीत गया, आप पटाखे छुड़ाने लगे, अनायास कहीं ना कहीं से आवाज सुनाई पड़ जाती है। देखिए, आप होता क्या है, समाज में 10-5% ऐसे गंदे लोग होते हैं और उन्होंने अराजकता कर दी, पूरा वर्ग बदनाम होता है। अरे ये वही मुस्लिम है जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे चूमे। ये वही मुस्लिम है भाई है। अब्दुल हमीद जैसा नौजवान इनके घर में पैदा हुआ है। अब्दुल कलाम, सोफिया कुरैशी ने जाकर के ऑपरेशन सिंदूर में क्या भूमिका अदा की है, उनको प्रेरणा बनाना का स्रोत बनाना चाहिए हमारे मुस्लिम नौजवानों को। तो आप लोग डिलीवर कर क्यों नहीं पा रहे हैं? कर पा रहे हैं। अरे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको वोट मिल रहा है? अरे मेरे बहुत समर्थक है मुस्लिम। आपको तो मिल रहा है, मैंने देखा है कि मेरे बहुत मुस्लिम समर्थक भाई हैं। मैं उनके सुख दुख में हाजिर रहता हूँ और वो मेरे सुख दुख में आते हैं। और बस जो एक देखिए, इतिहास में, हमारे धर्म में, कहीं हमारे वेदों में, कहीं ग्रंथों में हिंदू मुसलमान का कहीं झगड़ा नहीं है। मोहम्मद साहब को किसी हिंदू ने नहीं मारा है। राम का युद्ध किसी मुसलमान से नहीं हुआ है। किस बात का झगड़ा है? आप इस देश को मां मानिए। इस देश में जन्म लेने वाला, इस देश में रहने वाला, हिंदू हो या मुसलमान हो, उस सब के लिए ये धरती भारत माँ है। ये भाव आप ले आएंगे तो निश्चित रूप से कहाँ कोई संकट है। ठीक है। विधायक जी, एक चीज और है कि कांग्रेस से आप आते हैं, कांग्रेस लड़ाई लड़ रही इसमें संविधान की, संविधान बचाओ। 24 का चुनाव हुआ, काफी नारा फेमस भी हुआ और उत्तर प्रदेश में डेंट हुआ, लेकिन उसके हम लोग राजनीतिक के तरीके दो अलग अलग मायने निकालते हैं कि शायद क्लैश उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में ऐसा था तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट और हुआ, लेकिन 27 में मुझे जो लगता है रिजल्ट क्या होगा वो देखने वाली बात है। दूसरी तरफ एक धड़ा ये भी कहता है कि देश में संविधान बदल देना चाहिए और मनुस्मृति से मनुस्मृति लागू कर देनी चाहिए, वही वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अनुसार उनके काम होने चाहिए। कुछ जो बुद्धिजीवी हैं वो कहते हैं कि नहीं, संविधान सर्वोपरि। कुछ कहते हैं नहीं, मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। जितने संत महापुरुष है वो भी सब लगे हुए हैं इस चीज पे। ये प्रश्न इसलिए है कि हम बिठूर की नगरी पे बैठे हुए हैं, धर्म की नगरी पे बैठे हुए, कानपुर का धर्म की नगरी है, एक लोगों के लिए फेमस। आप पर्सनली क्या मानते हैं? देखिए, मेरा मानना देखिए कि संविधान सर्वोपरि या मनुस्मृति? आज हमारे गर्व करना है कि आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत देश है और एक संविधान से संचालित हो रहा है। और संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम ने इसको हमें इस देश को सौंपा है और निश्चित रूप से इस देश को उस संविधान के आधार पर ही चलना है और चलना होगा। उसी से हमारा ये देश आगे बढ़ेगा। देखिए, हर धर्म के लोग, इस देश की यही तो विशेषता है, हर जाति धर्म वर्ग भाषा बोलने वाले लोग इस देश में प्रेम के साथ एक कानून, एक संविधान को मानते हुए रह रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो संविधान का निर्माण हुआ था। ये लोकतंत्र है। हो सकता है कुछ ऐसे बयान देने वाले ऐसे कतिपय लोग हों जो इस तरह का समाज में वातावरण बना देते हो जिससे कहीं ना कहीं दूरी और विचारों पे चर्चा होना शुरू हो जाती हो। लेकिन एक सच्चाई है कि संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा और चलना भी चाहिए। प्रश्न मैंने इसीलिए आपसे किया कि आप युवा हैं। हाँ। अभी आप बहुत दिन तक इस समाज को प्रेरित करेंगे, आप समाज को लीड करेंगे। हाँ। क्योंकि आप जो लोग कह रहे हैं उनकी उम्र 60-65 मान सकते हैं। कुछ युवा ये कह रहे होंगे कि संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलना चाहिए। ये तो आपसे प्रेरित होंगे, आपके लोग आपको जानना चाहिए। मैं आपको बताऊं,
ये जो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति में ये एक विवाद का विषय है। विषय संविधान से सर्वोपरि इस धरती पे कुछ नहीं। हम सबको संविधान को, और संविधान हमको ये अधिकार देता है हम किस पूजा पद्धति को अपनाएं, किस धर्म को अपनाएं, बिल्कुल, किस आधार पर अपने जीवन यापन करें, बिल्कुल, वो हम आप सब लोग कर रहे हैं। तो इसको मनुस्मृति और संविधान का कोई झगड़ा नहीं है। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या विचार है? देखिए हिंदू ये जो राष्ट्र, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लेके निकल रहे हैं, बाकी सब लोग धर्म संसद बैठाल रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये अपने अपने सबके विचार हैं। आपका जानना चाहते हैं? देखिए हिंदू क्या है? आप धर्म मानते हैं कि संस्कृति मानते हैं? संस्कृति मानता हूँ। ऑलरेडी हमारी ये संस्कृति के रूप में अगर आप मानेंगे तो हिंदू राष्ट्र ही है ये। इसके लिए कोई विशेष दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। पसमानदा भी कन्वर्टेड है लगभग, सब हैं। आप ये जितने हमारे मुस्लिम हैं 90% ये सब हिंदू हैं। पसमानदा पॉपुलेशन है। इनकी आप 4 पीढ़ियां देखेंगे जाकर के तो ये सब हमारे हिंदू भाई हैं। ये सब कन्वर्ट हुए हैं। डीएनए सबका एक है। देखिए मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा था बीजेपी को, जहां तक हम लोग हिंदू धर्म की और हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं, जब तक इस धरती पर भारत देश में हिंदू संस्कृति स्थापित रहेगी तब तक इस देश में लोकतंत्र रहेगा। हिंदू संस्कृति स्थापित रहेगी तब तक लोकतंत्र रहेगा। ये हमारा बड़ा हृदय है हम सबका। दूसरे उल्टे इसका अगर रिवर्स करके देखें कि जब तक हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी तब तक लोकतंत्र रहेगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, या हमारी पद्धति में हिंदूवाद रहेगा। देखिए हिंदू आबादी तो है ही ज्यादा। लोग कह रहे हैं ना कि जिससे डराया जा रहा है कि मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। पॉलिटिक्स है। देखिए लोगों को हर तरीके का आपको विचार रखने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित, और ये एक सच्चाई है। हिंदू संस्कृति, हिंदू वर्ग जिसको आप जोड़ते हैं वो सब सनातनी है। जिनको आप कहना हिंदू चाह रहे हैं वो सब सनातनी। जब तक इस देश में सनातनी रहेगा तब तक इस देश में लोकतंत्र स्थापित रहेगा। सनातनी रहेगा तब तक लोकतंत्र स्थापित रहेगा। मतलब जात धर्म ये सब चीजें कोई मायने नहीं। सनातनी बड़े हृदय के लोग हैं। देखिए ऐसा नहीं है, इसको कोई हम लोग बांट नहीं सकते। हमारे आपके यहाँ सब लोग भले जाति होंगे, हम लोग बटे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आए तो एक ही संस्कृति से निकल करके हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं या कोई और बाबा है जो ध्वज पताका लेके निकले हुए हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के क्या नहीं लगता आपको कि जब बात करते हैं आपके अनुसार, आप ही की बात को आगे लेके चल रहा हूँ, ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं एक तरीके से, या इनके बयान को बंद किया जाना चाहिए? ऐसा नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कब कह रहे हैं कि संविधान की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? उन्होंने ये तो, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, राष्ट्र बनाने का जो उनका अभियान है वो एक जागरण यात्रा है कि हमारे सनातनी, हमारे हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग, कितने मुस्लिम है टोपी लगा करके उनकी यात्रा में साथ में घूम रहे हैं? कितने लोग हैं? अरे बिल्कुल गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डर के मारे जा रहे हैं। अरे अब देखिए, अब ये तो कोई वो तो वही बता सकता है कि जो गया है कि मैं डर के गया हूँ कि मन से गया हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हर तरह के लोग हैं। हमारे बिठूर में एक हमारे मौसम चचा है, भागवत कराते हैं। बहुत बढ़िया, भागवत कराते हैं। देखिए समाज में सद्भाव के लिए हम सबको वो कदम उठाना चाहिए जिससे सद्भाव बना रहे। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जागरण अपना ये जो यात्रा निकाली है, इस यात्रा को उद्देश्य केवल सनातनियों को जागृत करना है कि आप जागृत रहिए सनातन के प्रति। देखिए इस देश में आप सच्चाई मानिए, आप पूरे विश्व के हर देश के बारे में आप समझ सकते हैं, उसका रिसर्च कर सकते हैं। आज जहां जैसे भी हालात हैं, क्यों हो रहे हैं, क्लैश क्यों हो रहा है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था क्यों खराब हो रही है? हम नहीं कभी कहते कि मनुस्मृति से संविधान चलेगा। क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए संविधान से भी ऊपर हमारा, ठीक है, हाँ, उनका अपना कानून है, उनका कानून है, शरिया कानून है बोलते हैं। वो क्यों कहते हैं? बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई कहते हैं संविधान से देश चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी मुस्लिम हैं जो कहते हैं शरिया से देश चलेगा। शरिया कानून से देश नहीं चलेगा।
अगर मैं ये कह सकता हूँ कि मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि शरिया कानून से भी ये देश नहीं चलेगा। ये बयान आपका एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल, संविधान से चलना है तो संविधान से चलेगा। जातीयता के बारे में आपका क्या विचार है कि जातीय दम होना चाहिए लोगों के अंदर? नहीं नहीं, क्योंकि जब हम एक इंटरव्यू में सुनते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, वो कहते हैं कि नहीं मैं क्षत्रिय हूँ। नहीं तो पूछा जाता है, अभी आप मुझसे पूछेंगे आप कौन है, मैं क्या कहूँगा? अच्छा ये बताइए, वो बताना एक अलग है और जातीय दम अलग है। जाति एक सच्चाई भी है। इंडियन पॉलिटिक्स की सच्चाई लगभग पॉलिटिक्स की नहीं है, देखिए समाज की भी सच्चाई है। देखिए अब उसमें होता क्या है, जाति का सहारा, जाति का सहारा राजनीति में खास तौर पे जब आदमी के पास कोई कार्य करने को नहीं होता है तो फिर जात का सहारा दिखाने लगता है। अरे वाह, जात का सहारा कमजोर लोग हैं। आज बिठूर जहां आप बैठे हुए हैं इस नगर पंचायत में मात्र 50 वोट हमारा है। बिल्कुल, मैं राजपूत समाज से हूँ, क्षत्रिय समाज से हूँ, मैं मुझे गर्व, लेकिन मुझे ये भी गर्व है, मुझे ये भी गर्व है कि क्षत्रिय समाज का धर्म क्या है। हमारा धर्म है कि हर वो वर्ग जो उपेक्षित है, परेशान है, दिक्कत में है, उसका मैं सहारा बन पाऊं। ये मेरा धर्म है। किसी को परेशान कर पाना, किसी को अपने अहंकार से उसको लज्जित करना, ये मेरा धर्म नहीं है। सही, अच्छी बात है। आपने कहा यहाँ 50 वोट केवल 50। मैं इससे पहले 2022 के चुनाव में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, काफी ज्यादा क्लैशेस हैं आपके और ब्राह्मणों के बीच में। हालांकि आपने इंटरव्यू में कहा कि हमारे साथ कुछ लोग जा रहे हैं, और आपको बताऊं, मैं पूछता हूँ क्योंकि कुछ पता चला मुझे। हाँ बताइए। जब हम वहां अंदर गए तो काफी ब्राह्मण थे जिन्होंने आपका काफी विरोध किया। कब? 2022 के समय काफी विरोध था, घाट के पास की मैं बात कर। और मैंने पूछा वो तो भाई विधायक है, सिटिंग विधायक है और बीजेपी की सरकार है, तो इसमें तो आपका हर चीज मैनेज है, आपका सामाजिक वर्चस्व मैनेज है, आपका जातीय वर्चस्व मैनेज है, आपकी पार्टी का वर्चस्व मैनेज है और आपके धर्म का वर्चस्व मैनेज है, तो आप तो सबसे सुटेबल पर्सन है उनके लिए, सिटिंग विधायक है। इंगित करते हैं वो थोड़ा सा उधर साइड पे, तो क्या वाकई ये चीज है? एक 5-10% निकाल दीजिए, लेकिन एक परसेप्शन क्या है? वही मैं आपसे वो शुक्ला जी जो है समाजवादी पार्टी के, उनने क्या परसेप्शन बनाया? अच्छा ये बताइए कि बिठूर विधानसभा में अगर आप जात की बात करेंगे, जात के आधार पर अगर मुझे वोट मिलेगा तो मैं शायद 25-30 हजार वोट भी मैं नहीं पार कर सकता। नहीं कर पाएंगे, पूरी है ना, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मुझे 1 लाख के ऊपर वोट बार बार मिल रहा है, बिल्कुल, जिला पंचायत सदस्य हर वर्ग के लोगों को मैं जितवा रहा हूं, चौबेपुर का ब्लॉक प्रमुख ब्राह्मण बनवा रहा हूं, शिवराजपुर का ब्लॉक प्रमुख ब्राह्मण बनवा रहा हूं, चौबेपुर में आप बनवा रहे हैं, कल्याणपुर का ब्लॉक प्रमुख मैं ब्राह्मण बनवा रहा हूँ, अनुराधा जी को, ठीक है। आपका बैकवर्ड ब्लॉक प्रमुख मैं आपका भीतर गांव में बनवा रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट कानपुर में बनवा रहे हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण बनवा रहा हूँ। देखिए यही सोशल इंजीनियरिंग है। हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जिला पंचायत सदस्य 2005 में बना और 2010 में जिला पंचायत का चुनाव जब दोबारा आया तो मैं खुद नहीं लड़ा, मैंने सचिन तिवारी को चुनाव लड़ा करके जिताने का काम किया इस क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो मैंने यहाँ पर सचिन तिवारी को जिताने का काम किया। बगल में हमारा निषाद बाहुल्य क्षेत्र कल्याणपुर क्षेत्र है, वहां मैंने दिलीप निषाद मल्लू को चुनाव जिताने का काम किया। क्या आपने किया? तो देखिए समर्थक किसी के कोई भी हो सकते हैं, किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, और नेचुरल है अगर कोई किसी वर्ग का व्यक्ति मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है तो उसके रिश्तेदार तो होंगे ही, उसके कुछ मित्र तो होंगे ही, उसके मिलने जुलने वाले लोग होंगे ही, बिल्कुल, तो वो मेरा गुणगान तो नहीं करेंगे, सही। वो तो गुणगान अपने बन के चल रही करेंगे। नहीं, मैंने अपनी राजनीति में देखिए, मुझे यहाँ तक नौजवानों ने पहुंचाया है, किसानों ने पहुंचाया है, आम जनता ने पहुंचाया है, जिनकी नौजवान कभी एक जात से बंधा नहीं होता,
किसान कभी एक जात से बंधा नहीं होता। कोई वर्ग, आम जनमानस का जब मेरे सामने सुबह जनता के लोग, मेरे लोग आते हैं जनता दर्शन में, तो मैं किसी की जात नहीं पूछता हूँ। ये तो ये आपको मुझे बताने की नहीं, जरूरत नहीं है। मैं और आपको मैं ये बता रहा कहता भी रहता हाँ, हूँ कि अब ऑफ अब कैमरे पे हाँ, भी अब कि मुनींद्र जी को या जो मेरे सामने लोग चुनाव लड़ते हैं, वो समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है, वो उनको मिलता है। बिल्कुल वो तो वो सीट थी बिठूर विधानसभा, जो घाटमपुर, सरसौल और बहुत कल्याणपुर बड़ी है, विधानसभा से बहुत कट बड़ी। के बनी है, जहां हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती थी। बिल्कुल तो वो सही तो बात। 2 बार से हम उसको लगातार हरा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को। तो वहां पर जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट है वो उनको मिलता है। बिल्कुल और मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ, ब्राह्मण हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, सब मुझको वोट करते हैं, करते हैं। सब करते हैं। ये बात इसलिए इस वजह से चल रही थी कि हम्म, उसी दौरान पे, हम्म, उससे पहले की उस दौरान की बात नहीं कर रहा हूँ, विकास दुबे की हत्या होती, एनकाउंटर होता, हम्म, हत्या एक हम्म, शब्द वापस, हत्या नहीं, हम्म, एनकाउंटर होता। हम्म। तो ये कहा जा रहा था, और इस बीच में कई ऐसी चीजें होती हैं। ये कहा गया कि भाजपा की सरकार ब्राह्मणों के अगेंस्ट की सरकार है, या इसको अगर और सरल कर लेते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ठाकुरवाद चला रहे हैं और ब्राह्मणों के एनकाउंटर्स स्पेशली करा रहे हैं। तो ये दौर था, उस दौर में जब ब्राह्मण ये कह रहा था कि हम बीजेपी के अगेंस्ट जाएंगे, वोट करेंगे, तो उस समय भी आप किए। तो आपको भी क्या लगता है कि ब्राह्मण थोड़ा विचलित हुआ था, ब्राह्मण थोड़ा कष्ट में था कि ये जो केस हुआ, क्योंकि विकास दुबे, आप भी शख्सियत से बहुत अच्छे से परिचित हैं, हम लोग भी परिचित हैं, और क्या चीज थे यहाँ पे। मैं जब वो बोले कि बताऊंगा, कानपुर वाले हैं, तो उन्होंने अपना कानपुर का नाम तो रोशन कर दिया ये देखिए, बोल के। देखिए मैं बताऊंगा आपको, जिस वर्ग को आप इंगित कर रहे हैं, जिसके वर्ग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, आज मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर समाज की में सबसे ज्यादा सम्मानित रूप से अग्रज के रूप में किसी को देखा जाता है तो ब्राह्मण को देखा जाता है। कहा जाता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मनुस्मृति की भी ब्राह्मण बात करें, सर्वोपरि। ब्राह्मण सर्वोपरि है, ब्राह्मण सम्मानित है, ब्राह्मण को सम्मान दिया जाता है। उसकी वजह भी है, ब्राह्मण ने समय समय पर बड़ा दिल भी दिखाया है। आज विकास दुबे तो बहुत छोटा विषय है। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, और उसके बाद में चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसीदास जी की रामायण हो, रामायण का इस धरती पे सबसे ज्यादा बखान करने का काम किसने किया? ब्राह्मण ने किया। ब्राह्मण समाज ने किया। बिल्कुल किया। कभी उसने ये परवाह नहीं की कि रावण ब्राह्मण था, और आज हम रावण की कमियों को और राम की अच्छाइयों को क्यों बता रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण सम्मानित है। जब अनेकों आक्रांताओं ने यहाँ हमला किया, नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी जला दी गई, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जला दी गई, आपके वेद, आपकी ऋचाएं जलाने के बाद में कहीं ना कहीं उन आक्रांताओं ने सोचा कि इस देश की संस्कृति नष्ट हो गई। उस समय उन वेदों को, ग्रंथों को कंठस्थ करने का काम और समाज को वापस करने का काम किसने किया? आज देखिए, हम मान सकते हैं हर समाज में अच्छे बुरे लोग हैं। आज विकास दुबे वाली जो घटना है, उस घटनाक्रम में जो पुलिसकर्मी मारे गए थे, क्या उसमें ब्राह्मण नहीं थे? और देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा मापदंड लोकतंत्र में सही और गलत का चुनाव है। उसके बाद चुनाव हो रहे, वही अकबरपुर विधानसभा भाजपा जीती, वही बिल्लौर विधानसभा भाजपा जीती, वही बिठूर भाजपा जीती। जो विधानसभाएं अगल बगल की विधानसभाएं थी जो प्रभावित हो सकती थी, वहां पर ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करके न्याय का साथ देने का काम किया। और केवल एक विकास दुबे ब्राह्मण नहीं, इस प्रदेश के अनेकों अपराधी, चाहे वो किसी भी वर्ग के, क्या छत्री नहीं मारे गए? मुन्ना बजरंगी कौन था? मुन्ना बजरंगी, ठीक है। बहुत से ऐसे उदाहरण है। अपराध किया है, जीरो टॉलरेंस है। जो समझदार हैं वो घर बैठ गए, जो गलतियां कर रहे हैं वो मारे जा रहे हैं, वो या तो प्रदेश के बाहर जा रहे हैं या इस धरती के बाहर जा रहे हैं। आप कितना सहमत रखते हैं कि किसी विशेष धर्म को देख के ही बुलडोजर चलाया जा रहा है? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, अपराध को रोकना आज नीति सही है आपके अनुसार? देखिए, बुलडोजर नीति वो तब ऐसी जगह पे, जैसे आप जो कह अपराध हमने किया है, पिता के नाम घर है, तब गिरा नहीं, उसके ऐसे नहीं है। उसको कहीं ना कहीं साबित करता है प्रशासन। एक डर का वातावरण अपराधियों के बीच में कैसे बनेगा?
ऐसा नहीं है, आप भी देश प्रदेश में हर जगह घूमते हैं। आज इस प्रदेश की पहचान तो बदली है। बुलडोजर के नाम से हो गई है, बिहार हाँ, तक गूंज रहा है। गुंडों और माफियाओं के लिए कब्रगाह साबित हो गया उत्तर प्रदेश। आज बिहार भी, जब आप उत्तर प्रदेश के लोग जा रहे हैं तो बुलडोजर के नाम से उनका सम्मान किया जा रहा है। आज योगी जी की डिमांड है, आज पूरे देश में योगी जी को बुलाया जा रहा है। सम्राट जी को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है नहीं वहां तो पे। वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जनता चाहती है, जनता चाहती है अपराधियों के घर में बुलडोजर चले। अच्छा, जनता चाह रही है। ठीक है, जनता चाह रही है बुलडोजर, आप लोग क्वेश्चन मत करना कि बुलडोजर क्यों चल रहा है। नहीं नहीं, देखिए पहले आज बुलडोजर चल रहा है। डर बनाने के लिए बुलडोजर आप का देखिए इस्तेमाल ना, किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो लोगों की जमीनों पे कब्जे होते थे। हम्म, लोगों की जमीनों पे कब्जे होते थे, सरेआम अपहरण होते थे, सरेआम लूट होती थी, और लूट होने के बाद में वही लुटेरे सफाई में जाकर के पनाह पा जाते थे। आते हैं आप पे थोड़ा सा। हम्म, 2012 के जब आप शपथ पर देते तो उसमें आय जो थी, हम्म, मेरे ख्याल से, अगर मैं जो डेटा मैंने लिए हैं उसके अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो थी लगभग 30 से 40 लाख के आसपास, जो भी दिखाई थी आपको। 2017 में वो 4 करोड़ के आसपास शायद आप दिखाते हैं, 2022 में आते आते वो 6 करोड़ हो जाती है। कुछ आरोप भी आप पे लगते हैं, कुछ कहा जाता है, तो ये जो पैसा है कि वो पानी के थ्रू आ रहा है, कि डिफेंडर आ गई, लोग कहते हैं उसका मैं पानी के थ्रू पैसा बन रहा है, पानी में पैसा आ रहा है। आप समझ रहे होंगे किधर मैं जाना चाह रहा हूँ। आप जो और डिफेंडर आ रही है और गाड़ियों का सैलाब चल रहा है, लश्कर चल रहा है पूरा, आपको कहाँ से आ रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये जो हमारा बिठूर है ना, हमारा बिठूर, जहां तक आप आर्थिक स्थितियों की बात करेंगे, अभी आपने जैसे कहा हमारा राजनीतिक परिवार रहा, पुराना परिवार रहा बिठूर में। बिल्कुल बिल्कुल रहा है, वो तो रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कानपुर में जो डीएवी कॉलेज बना हुआ है, इसमें भी 100 साल पहले जब ये कॉलेज बना है तो उसमें भी ईंटें हमारे परिवार के भट्टों की लगी हुई। अरे वाह। जहां आप लखनपुर देख रहे हैं, लखनपुर में उस दौर में आज से 60 साल पहले हमारे परिवार के 2 भट्टे रहे हैं। आज जो लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी पूरी बसी हुई है, जहां सैकड़ों परिवार रह रहे हैं, वो हमारे परिवार के द्वारा लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी को बसाया गया है। आज भी हमारे बिठूर में स्थानीय लोगों में सबसे ज्यादा जमीनें पारिवारिक रूप से, ये नहीं कि मैंने बनाई है, पारिवारिक रूप से मेरे परिवार की, चाहे मैं ताऊ जी की हूँ, चाहे मैं चाचा की हूँ, चाहे मेरे परिवार की। डिफेंडर गिफ्टेड तो नहीं है? हमारे सन 87 85 में मेरे चाचा इस क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख रहते थे, और तीन एम्बेसडर गाड़ी से उस दौर में वो चलते थे। हमारे यहाँ आप भी जानते हैं कि बिठूर क्या है। बिल्कुल। आज कानपुर से भी हमारा जो बिठूर है वो निश्चित रूप से, मुझे तो कोई दौर कहने में संकोच नहीं है कि कानपुर का सबसे संपन्न अगर कोई क्षेत्र है तो हमारा वो बिठूर क्षेत्र है। बिल्कुल। और रही बात मेरे संपत्ति की और मेरे आय की, तो अभी मैं फिर हलफनामा दाखिल करूंगा, कहाँ कहाँ कानपुर में मेरे पास जमीनें हैं, बिल्कुल। कहाँ कहाँ मेरे पास प्लाट हैं, मेरे परिवार के पास कहाँ कहाँ जमीनें हैं, वो जनमानस खुद देख लेगा। और रही बात, एक बात मैं कहूंगा, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। ये डिफेंडर और गाड़ियां तो बहुत छोटी चीजें हैं। मेरी पूरी टीम के पास आज पूरे कानपुर में, मैं गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं एक आह्वान करता हूं तो भीड़ के साथ में, गाड़ियों के साथ में हमारे नौजवान साथी, हर जाति वर्ग के लोग हर क्षेत्र से उपस्थित हो जाते हैं। ये तो वो सब गाड़ियां मेरी सब गाड़ियां मेरी। ये बहुत छोटी चीजें हो गई। अब ये लोग कहते हैं कि डिफेंडर कैसे आए? देखिए, डिफेंडर बहुत छोटी चीज है। आप जाइए बैंक में अपना स्टेटमेंट लगाइए, फाइनेंस कराइए, गाड़ी ले आइए। तब लोग कहते हैं कि राजनीति में बहुत पैसा है। नहीं, राजनीति में पैसा नहीं है, लेकिन आपका राजनीतिक परिवार ही है। मैं ये ईश्वर की कृपा होता है। ऐसा ना विधायक जी, भाजपा की सरकार जाए, दूसरी सरकार और ईडी आपके ऊपर, सीबीआई वाले आपके पास। सीबीआई तो देखिए, एक बात समझिए, आप जब गलत नहीं है तो रोज ईडी आ जाए, रोज सीबीआई आ जाए, रोज इनकम टैक्स आ जाए। गलत जब आप होंगे तो आप डरेंगे। आपने देखा होगा कि कानपुर में
चाहे अधिकारी हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके द्वारा समाज में कोई दिक्कत मुझे महसूस होती है, सबसे पहले मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल, मैं इससे डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, मैं अच्छे तरीके से रहता हूँ, अच्छे कपड़े पहनने का शौक है मुझे, बहुत सुंदर। लोगों को अपने बीच में, अपने साथियों को मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे साथी भी अच्छे तरीके से रहें। कोई मेरा साथी किसी अभाव में है, उसको कोई दिक्कत है, आज अगर उसके घर में छत नहीं है, उसकी बहन की शादी है, उसके घर में कोई मरीज है, उसको इलाज कराना है, तो चाहे मैं कहीं से उधार लेकर के उसकी मदद करूं, मैं जरूर करता हूँ। गाड़ियों का जब सैलाब निकलता है तो 45 से 4501 रहता है। बहुत मेरे साथियों ने बड़ा गजब कर रखा है। राज क्या है? हाँ, राज मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे साथियों ने, नौजवान साथी, देखिए इसका फर्क पड़ता है। अब मैं अभी उम्र के उस पड़ाव में हूँ कि मेरा अगर कोई छोटा भाई होगा, बड़ा भाई होगा, वो भी नौजवान ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका ये शौक है, उसको गाड़ी लेनी है तो काली लेनी है, उसको नंबर लेना है तो 4501 लेना है, 4500 लेना है, तो ये उसका शौक है। मैं कितनी गाड़ी ले सकता हूँ भाई, मेरे पास 4-5 गाड़ियां हैं, वो मेरी गाड़ियां खड़ी हैं। कुछ सोच के लिया था कि पहली गाड़ी का आपका नंबर 45 था या 4500 था? 4501 और 4501 शुरुआत हो गई तो वही लेते रहे। अच्छा, फिर वो लेते रहे। यही है। अब होता है ना कि जैसे कोई नंबर या कोई ऐसी हम लोगों की मान्यता है कि जिस नंबर को लेने से लगता है सब चीजें सुलभ चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, तो क्यों ना लिया जाए, वही लेते रहते हैं। अच्छी बात है। हाँ। जो चीजें सही चल रही, सही चलती रहेंगी। थोड़े से और क्वेश्चंस हैं हम लोग वाइंड अप करेंगे। ब्रह्मावत घाट को लेके जो सुंदरीकरण है वो बहुत इतना सुदृढ़ नहीं है। आपके ऊपर विपक्षी आरोप लगाते रहते हैं कि आया तो ज्यादा था, लगाया कम गया। तो वो कब इतना सुंदर या ऐसा है, काफी प्रसिद्ध है। ब्रह्मावत घाट कब गए थे? 1 साल हो गया मुझे। अब जाइए आप, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो देखने जाएंगे। आप देखिए, ऐसा है, क्वेश्चन लोकतंत्र में आवश्यक है। हाँ। विरोधी लोकतंत्र में आवश्यक है और आलोचक लोकतंत्र में आवश्यक है। आलोचना नहीं होगी तो बहुत से विषय मेरे सामने आएंगे, लेकिन आप ब्रह्मावत घाट जाइए। ब्रह्मावत घाट एक समय जो बिल्कुल जहाँ कोई छाया की व्यवस्था नहीं थी, आज पूरे ब्रह्मावत घाट में टीन शेड लग चुका है। 1500 लोगों को छायादार स्थान पर बैठने का जगह बन चुकी है। घाट पे भी सुंदरीकरण हुआ है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत हर घाट का सुंदरीकरण हुआ है। और निश्चित रूप से ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, मेरी, और आप भी जानते हैं नमामि गंगे योजना कोई विधायक की योजना नहीं है कि विधायक उसमें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से मोदी जी ने गंगा जी के घाटों पे हर घाट का सुंदरीकरण कराने का प्रयास किया। ठीक है, जब सेंट्रल की बात आ रही है तो फिर 2024 के चुनाव में आप बहुत सक्रिय थे, हालांकि आपको होना चाहिए था 22 के बाद आप 24 में भी एक्टिव हो गए थे। अकबरपुर लोकसभा पे निगाहें थी क्या? मैं एक्टिव हर समय रहता हूँ। नहीं, उस समय कुछ निगाहें थी। आप टिकट मांग रहे थे? मैं बिल्कुल टिकट मांग रहे कि लोकतंत्र का तो कुछ मतलब बाद में मिली नहीं या कंप्रोमाइज हुआ आपके और भोले जी के बीच में? कोई यहाँ नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। हाँ, ऊपर हुआ। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो जो टिकट दे देता है, जिसको प्रत्याशी बना लेता है, तो फिर कमल का फूल चुनाव लड़ता है। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ। तो जिसको टिकट हो जाता है उसको हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ाते हैं, और वही हुआ। और दोनों बार भोले जी को हम लोगों ने चुनाव लड़ा करके जिताने का काम किया। लेकिन कहीं आपने, ये तो नहीं है कि पता चला आपने वहां कंप्रोमाइज कर लिया? वो सांसद जी तो कहते हैं कि टिकट तुम्हारी जेब में रहती है। तो इसके बाद आप कहीं दावेदारी यहाँ बिठूर में अपने बेटे को कराने लगे, टिकट तो इनके जेब में रहती, तो कैसी तैयारी? भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि हर काम मेरे मन का नहीं होगा, हर काम उनके मन का नहीं होगा। ये चीज सही है। तो मंत्री कब बन रहा है जरा बताइए? इच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऑफ कैमरा नहीं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कोई इच्छा नहीं। अब बहुत लोग दिल तोड़ रहे हैं। मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कहा था कि मेरा मंत्री बनने का कोई, और मैंने हर जगह बोला है, आज तक मैंने नेतृत्व में कभी ये मनसा नहीं जिताई, इच्छा नहीं जिताई। और मुझे ऐसा लगता है मुझसे अनुभवी लोग भारतीय जनता पार्टी में अभी हमारे जिले में है, उनको मौका मिलना चाहिए। आपको लगता है? हाँ, मुझे ऐसा वाकई बिल्कुल इच्छा नहीं। मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं विधायक होने के नाते मुझे तो यही लगता है कि अभी भी मैं बहुत से कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाता हूँ, और कहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले लूंगा तो मुझे बड़ा संकट होगा। और यहाँ के पब्लिक से दूर हो जाएगा। मुझे पब्लिक से दूर नहीं होना। यहाँ के पब्लिक से दूर।
काफी चर्चाएं कर ली, थोड़ा सा कानपुर की कर लेते हैं सर। कानपुर में आते हैं तो आप भी गंगा के किनारे रहते हैं, आपके पास भी घाट है, मेरे ख्याल से आपके घाट में कहीं स्टैंड नहीं लगता, साइकिल स्टैंड, गाड़ी स्टैंड नहीं ऐसा नहीं है। अटल घाट बनता है, उस पे स्टैंड लग रहा है। तो आप व्यक्तिगत रूप से कैसे इसको देखते हैं कि जब घाट जनता के लिए बनाया गया है, कई लोगों की घाट गंगा में आस्था है, बहुत लोगों की आस्था है, गंगा गंगा माँ बोलते हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, उस एरिया में आप देखेंगे वहां से वहां तक गंगा के को छूने के लिए नहीं मिल रही है क्योंकि बैराज है। क्या लगता है आपको, ये जो बंद होना चाहिए ना? देखिए एक बात बताओ आपको, डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा विषय है। अच्छा, आप हरिद्वार जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, महाकाल जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, अयोध्या जी जाइए, जहां पर भी भीड़ होती है, जहां पर भीड़ होने की संभावना होती है, जहां पर चीजें व्यवस्थित करनी होती है, तो वहां ये सब विषयों पर काम करना पड़ता है। स्टैंड अगर लग रहा है, नगर निगम उसकी स्वच्छता रख रहा है, नगर निगम वहां के व्यवस्था को देख रहा है, अगर उस स्टैंड में जो वैल्यू या जो उन लोगों से किराया लेना चाहिए वो जो भी उपविधि की केडीए की नगर निगम की होगी, उसके अगर अतिरिक्त लिया जा रहा है तो गलत है। लेकिन स्टैंड लग रहा है और अगर नगर निगम के पास कोई आय ही नहीं होगी, क्योंकि हम नगर पंचायत को संचालित कर रहे हैं, नगर पंचायत और नगर निगम में जैसे अब इस समय अटल घाट की हम लोग जो बार बार बात करते हैं, अटल घाट आज की तारीख में हमारे कानपुर की एक बहुत अच्छी बढ़िया है, बढ़ता हुआ एक पहचान के रूप में देखी जाए। वहां भीड़ भी होती है, तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए हाँ मैं इस बात से आपके सहमत हूँ कि अतिरिक्त नहीं लगना चाहिए, उसकी एक छोटी सी एक वो किराए के रूप में स्टैंड में जो एक होता है कि भाई एक सीमित पैसा उसे लेना चाहिए। ठीक है, दुरुपयोग नहीं करना दुरुपयोग नहीं करना। अक्सर ठेकेदार उसका दुरुपयोग करते हैं। आपको पास अगर ये विषय आया है तो निश्चित रूप से ठेकेदार उसमें दुरुपयोग कर रहे होंगे। वहां से 5 रुपए कहा गया होगा, नगर निगम से 10 रुपए कहा गया होगा, हो सकता है वो 20 रुपए ले रहे हो, उसकी जांच बड़ी विषय गंभीर हो जाती है कि वहां अंदर तो गाड़ियां नहीं होती, बाहर पुलिस परेशान कर रही है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैंने आपकी बात को जो समझा उसमें ये चीज सुधार होनी चाहिए कि एक मिनिमम पैसा जिससे वहां डिसिप्लिन भी बना रहे, वहां की स्वच्छता भी बनी रहे और किसी का शोषण भी ना हो कि अगर वो आया है घाट पर तो ये नहीं कि उससे तो आप 50 रुपए वसूल रहे हैं, 20 रुपए वसूल रहे हैं, ये चल रहा है, नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो गलत, बढ़ के नहीं हो रहा होगा, लेकिन काफी राशि तो काफी है। हाँ तो गलत है, अगर ज्यादा है तो गलत है, तो ठीक, एक मिनिमम होना चाहिए। किसी जो एक उपविधियों में हम लोगों को शासन नियत करता है उसके अतिरिक्त नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये लोग बहुत पहले शुरू किए थे, बहुत से चैनल शुरू कर चुके हैं उस चीज को लेके, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उल्टा करते हैं। हम एक दो नेताओं के 4-5 नेताओं के नाम बोलेंगे, आपको उनकी एक बुराई बतानी है। अच्छा ही तो सभी बताते हैं कि ठीक है, बुराई नहीं होती, किसी की बुराई नहीं होती, लेकिन आप उनका एक डिसमेरिट बता सकते हैं, डिमेरिट पॉइंट बता सकते हैं कि इस नेचर के हैं वो, इनको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको एडवाइस करें कि ये छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं, कानपुर से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्थानीय नेताओं के बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अच्छा, फिर वो विषय नहीं है। फिर यूपी में ही रहते हैं। हाँ, इसके बाद नहीं। सबसे पहले आ जाइए मायावती जी पे। आप अगर एडवाइस देना चाहें उनको तो क्या एडवाइस देंगे कि बहन जी आप ये चीज छोड़ दीजिए तो चीजें काफी अच्छी होंगी आपकी? बहन जी के लिए देखिए, जहां तक मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि मैं भी उनको एडवाइस दे पाऊं, लेकिन निश्चित रूप से उनको अपने संगठन पर समय देना चाहिए। संगठन पर समय देना चाहिए। आ जाते हैं फिर अखिलेश यादव जी पे, क्योंकि SIR पे हम लोग ने चर्चा नहीं करी, बहुत चर्चा हो रही है, उस पर करने का हम लोगों को कोई अभी ज्यादा कोई मतलब नहीं। अखिलेश जी पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अखिलेश जी ये चीज हटा दी तो आप सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि आप रह चुके हैं उस? अखिलेश जी इस प्रदेश को जाति के चश्मे से देखना बंद कर दें। जात से चश्मे से ना देखें, प्रदेश बहुत अच्छा लगेगा। नीति और नियत को एक कर लें। योगी जी को, योगी जी निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता आज के दौर में योगी जी जितना कोई परिपक्व नेता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, राहुल गांधी को क्या कहेंगे आप? कंफ्यूज है। कंफ्यूज,
नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी के लिए, जैसे जो बात मैं प्रदेश में योगी जी के लिए कह रहा हूँ, देश में आज की तारीख में उनसे परिपक्व कोई नेता नहीं, हमारे देश का फेस है। इसके फेस है। एक अंतिम, आप उनके लिए आप अच्छा बोल सकते हैं या कोई भी एडवाइस कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी किस तरह से देख रहे हैं? एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, 7 बार के सांसद, ये बहुत बड़ा विषय है। 25 साल की उम्र से बहुत बड़ा विषय। ठीक सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। काफी समय लिया, लगभग 45 मिनट हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपसे करते रहेंगे तो फिर 2-3 घंटे लग जाएंगे। जितेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। विधायक जी ने बहुत ही विस्तार से हमसे चर्चा करी 45 मिनट तक। बहुत से पहलू छूट गए जो दिमाग में थे, लेकिन जो भी है वो बहुत ही इतने शालीनता से आपने बात करी है, कटु से कटु प्रश्नों पे जवाब दिया है। मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे प्रश्न थे तो मेरे अलावा पूरे कानपुर नगर के जो वासी हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश के लोग जब ये सुने होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि युवाओं के दिलों में राज करने वाला व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्गों सबके दिलों में राज करने वाला व्यक्ति इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे सकते? तो उन स्टेटमेंट्स का आपने आज पूरी तरीके से बताया है कि ये क्या था और क्या प्रेजेंट किया गया था। खैर, अच्छा इंटरव्यू रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आता है आपसे बात करके, और किसी और से पूछे होते तो झुल्ला जाता है, लेकिन आप वो शालीनता है। बहुत शुभकामनाएं, और आप जैसे नौजवानों को मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और निश्चित रूप से आज जरूरत है। शुक्रिया सर, और आप जैसे लोगों को देश की जरूरत है। धन्यवाद। शुक्रिया सर।